तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए 1992 से, जी हाँ फ्रेंड्स, 1992 से जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ था, जो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था, वहाँ तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से एक से अधिक होता है और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन आपको पता है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसी बार टीआरई 3.0 2024 में जो है प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका प्लाज्मा होता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा रक्त, प्लाज्मा रक्त का पीला तरल घटक होता है। पीला तरल घटक होता है जो रक्त कोशिकाओं, प्रोटीन और रक्त के अन्य घटकों को निलंबित करता है। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन जो है यह किस में परिवर्तित होते हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और इसी प्रकार से मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर कराया हुआ है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, सब कुछ मैंने कवर कराया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, चाहे तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पाचन के बाद जो है प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, ये प्रश्न जो है टीआरई 3.0 2024 में पूछा गया है। और साथ ही साथ बीपीएससी असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 2019 में, हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न बीपीएससी रिपीट करता है। ठीक है ना। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका एमिनो एसिड में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, पहले हम लोग टीआरई 3.0 जो रद्द हो गया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पहले मैं आपको कवर करवा देता हूं। फिर बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, चाहे टीआरई 1.0 हो, टीआरई 2.0 हो, या फिर जो बीपीएससी का रेगुलर एग्जाम होते हैं, बीपीएससी असिस्टेंट, सीडीपीओ, जो आपका बीपीएससी का जो आपका पब्लिक सर्विस वाला जो एग्ज़ाम होता है, सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, चलिए बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं ये किस रूप में क्रियाशील होते हैं, बताइए। तो देखिए, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये होते हैं किस रूप में, तो ये आपके किस रूप में क्रियाशील होते हैं, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अपघटक के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में जो है ये क्रियाशील होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि ये सूक्ष्म उपभोक्ता के रूप में भी, सूक्ष्म उपभोक्ता, यहाँ पर देखिए द्वितीय उपभोक्ता नहीं होगा, सूक्ष्म उपभोक्ता अगर ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया है ये अपघटक के रूप में और सूक्ष्म उपभोक्ता के रूप में क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अपघटक दिया गया है। चलिए देख सकते हैं यह टीआरई 3.0 में ही प्रश्न पूछा गया है। देखिए, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग जो है ये प्रोटीन की सूचना देता है। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी जीव के डीएनए में संग्रहित होती है और प्रत्येक प्रोटीन के लिए डीएनए में एक अद्वितीय भाग को जीन कोड कहा जाता है। ठीक है ना। और जीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो एक एकल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देगा, तो जीन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है, नॉन ह्यूमन से किसी ह्यूमन में पहुंचती है, तो इसे क्या कहते हैं। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं,
बताइए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कहा जाता है इसको, जब कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसको कहा जाता है पशुजन्य बीमारी। क्या कहा जाता है इसको पशुजन्य बीमारी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है। अजीवीय कारक एक जीवीय यानी कि जैविक कारक होता है, ठीक है ना। एक इसको हम लोग जैविक भी बोल सकते हैं, जीवीय कारक को बायोटिक कहिए, ये नॉन बायोटिक है, अजीवीय कारक है। तो अजीवीय कारक में देखिए आर्द्रता, उनतास, नमी, ये सब आते हैं। और यहाँ पर देखिए जंतु जो है ना ये जीवीय कारक में आता है, जैविक में आता है, इसलिए नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। टीआरई 3.0 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी टीचर एग्जाम 2024 के लिए हम लोग बायोलॉजी के यानी कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड्स कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः, अब यहाँ पर देखिए शब्द लगा हुआ है प्रायः, ध्यान रखिएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, यानी कि पौधे के किस भाग पर प्रायः पाया जाता है। तो आपको पता है कि प्रदूषक जो होते हैं ये ज़्यादातर पौधे के द्वारा उनकी पत्तियों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रदूषक ज़्यादातर पौधों द्वारा उनकी पत्तियों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वायु प्रदूषण का पौधे पर प्रभाव जो होता है क्या होता है, तो देखिए SO2 जो होता है, SO2 की अत्यधिक सांद्रता बढ़ने से इनकी पत्तियों की कोशिकाएं और क्लोरोफिल अपघटित होने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। अत्यधिक प्रदूषण होने की स्थिति में पत्तियां मर जाती हैं, ठीक है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा कायिक जनन और वृद्धि रुक जाती है। तो प्रायः जो है यहाँ पर पत्तियों पर जो पाया जाता है, वैसे तो फूलों पर भी पाया जाएगा, तनों पर भी पाया जाएगा, लेकिन प्रायः जो है पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया भी है। चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। पीलिया रोग फैलता है, तो पीलिया रोग जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है किसके द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। तो पीलिया रोग प्राय जो होता है आपका जल के द्वारा, दूषित जल के सेवन से होता है, और पीलिया रोग में आपका लीवर प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए भारत में कौन सा स्थान जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट है कौन सा जगह जो है, कौन सा स्थान जो है भारत में। तो देखिए भारत में जो है ये जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, इसको जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। हेपेटाइटिस ए जो है किस प्रकार की बीमारी है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हेपेटाइटिस ए जो होता है ये विषाणु से होने वाली बीमारी है, ये आपको पता है ना, वायरस से होने वाली बीमारी है। क्लियर, वायरस से होने वाली बीमारी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह एक बहुत संक्रामक रोग है, ठीक है, बहुत संक्रामक रोग है यह। क्लियर, और यहाँ पर देखिएगा यह आपका हेपेटाइटिस ए जो होता है ना, यह दूषित भोजन या दूषित पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। तो भोजन संदूषण से तो होता ही है, जल उत्पन्न बीमारी भी है, क्योंकि दूषित भोजन, अभी मैंने आपको बताया, दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से होता है। साथ ही साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट आने, यानी कि वायु उत्पन्न बीमारी, संक्रामक रोग है यह। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक जो है टीआरई 3 में ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं जो मैंने आपको कराया हुआ है। तो देखिए ये आपके हरगोविंद खुराना है, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। और देखिए 1968 में इन्होंने जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक उनको हम लोग कवर करते हैं। चला कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो देखिए ये जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। देखिए चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है, और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। और चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद
या प्राकृतिक वर्णवाद, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने बोला है कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा प्रश्न कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? देखिए, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है ना। और यह हार्मोन भी है इंसुलिन और एक तरह का प्रोटीन भी है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप ही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है मानव तंत्र में? तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक इसमें से कौन सा है? इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा है बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है एंटीबायोटिक कौन सा है? तो देखिए, पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। और देखिए, एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसमें से मुख्यतः जो है कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, यहाँ पर मुख्यतः शब्द लगा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इन विकल्पों में से चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत इसमें से चावल होगा, यहाँ पर मुख्यतः शब्द लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर चावल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? कीट संवर्धन क्या है? तो देखिए, कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है ना। और केंचुआ को आपको पता है क्या कहा जाता है? कृषकों का मित्र, भूमि की आंत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न कि जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आनुवांशिकता और विचरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का यानी कि अल्ट्रा साउंड वेव्स का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू ये सेशन चलेगा इसी तरह से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है यानी कि ट्रू फ्रूट नहीं है इसमें से? देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती, ये सब असत्य फल हैं। तो इसमें से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल इसमें से आपका सेब ही तो सच्चा फल नहीं है, क्योंकि सेब असत्य फल है, ट्रू फॉल्स फ्रूट है, ठीक है ना। ये असत्य फल है, सच्चा फल नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए ये सभी क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, देखिए पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस, ये सभी जो हैं ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं और ये सभी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, यानी कि अनावृत बीजी ये कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आवर्त बीजी है, अंग्रेजी में इसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ये क्या होते हैं, तो जिन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लवंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से यह प्राप्त होता है। लवंग जो है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए लवंग जो है यह बंद कलियां या पुष्प कलिका हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पुष्प की कली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर से देखिए ये अलग पूछा गया, बीपीएससी के द्वारा प्रश्न रिपीट होता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या मैंने बताया था, पुष्पकलिका। तो यहाँ पर देखिए शुष्क पुष्पकली दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। देखिए अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार बीपीएससी ने पूछ लिया, ये टीचर भर्ती परीक्षा में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स का उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण होता है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक क्या है, एक तना है जड़ नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि परागन की सुपरिभाषा है, परागन की सुपरिभाषा है, बताइए। परागन में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर के पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं और इसी क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक यानी कि स्त्री केसर तक स्थानांतरित होने की क्रिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप कली है, पादप कली है तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह, ठीक है ना, अविकसित प्ररोह याद रखिएगा, अविकसित प्ररोह यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक सूट। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक सूट याद रखिएगा, एम्ब्रियोनिक सूट, क्लियर ना। तो आपका एम्ब्रियोनिक सूट को कली या कलिका कहते हैं और यह किसी पत्ती के जो कक्ष है, एक्सिल है, उस पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, नमक युक्त मिट्टी में, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको हम लोग हैलोफाइट बोलते हैं और ये जो जीरोफाइट है, जीरोफाइट प्लांट्स, ये पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में। ठीक है, चलिए देखिए लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, लवणता युक्त, राइट आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स इनको कहा जाता है लवण मृदुभिद कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम और एक होता है ईसीजी। एक क्या है, ईसीजी है, एक ईसीजी है। ईसीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ये आपका ईईजी है। निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, ईईजी है जो है, तो मस्तिष्क के लिए। ठीक है ना, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यह यंत्र है। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा और ईसी जो है ये आपका हृदय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह विकिरण कौन सा है, तो यह विकिरण है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे अवरक्त, ठीक है ना, अवरक्त बोलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज का श्रेय इंफ्रारेड का किसको दिया जाता है, तो हर्शल को दिया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, विलियम हर्शल को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है ये क्या है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है ये आपका उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए।
तो देखिए मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स यह लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। डीएनए की खोज जो है किसने किया था? तो देखिए डीएनए की पहचान जो है सर्वप्रथम किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। ऑप्शन में देखिए फ्रेडरिक मिस्सर कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आप लोग बोलेंगे, तो देखिए इन्होंने जो है क्या किया था? तो इन्होंने डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। खोज किया था फ्रेडरिक मिस्सर ने। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो उसके बाद देखिएगा कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो देखिए ये जो उत्तरदायी है फ्रेंड्स, ये आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है अनुवांशिकी। इसको अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसका अंतर्गत अनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अनुवांशिकी राइट आंसर होगा। देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ये किसके रूप में जमा होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ये जमा होते हैं। ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो फ्रेंड्स ये लाइजोजोम करता है। लाइजोजोम करता है। ठीक है ना। लाइजोजोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था और यह झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है ना। कोशिका का क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। अच्छा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा? यह आपको भी पता है फ्रेंड्स। यह आपका होता है एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता। ठीक है ना। एनीमिया होगा, रक्त अल्पता होगा। क्लियर। चलिए मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, अगर हम आपका सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होगा। ठीक है। चलिए इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? मानव शरीर की तीसरी आँख किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। ठीक है। और इसी को तीसरा आँख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में यह अवस्थित होती है। और इसके अन्य नाम भी हैं जैसे कि कोनेरियम और एपीफाइसिस भी इसको कहा जाता है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो कि शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर। और यह जो आपका पीनियल ग्लैंड है यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, इसको भी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे क्या हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? आंसर कमेंट करिए सभी लोग। तो फ्रेंड्स इनको हम लोग बोलेंगे उपास्थि। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कार्टिलेज बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए अस्थि, उपास्थि और जो ब्लड होता है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। क्लियर। उपास्थि संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। बताइए क्या है? सही आंसर कमेंट करके बताइए। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर
शैवाल और कवक जो होते हैं एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, शैवाल और कवक रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शैवाल और कवक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। बताइए, तो राइट आंसर यहाँ होगा अध अस्तर के साथ एक कोण पर, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है वो कौन सा है। बताइए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में यह पाई जाती है। दो मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, एक लिम्फोसाइट बी होता है और एक लिम्फोसाइट टी होता है। लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लिम्फोसाइट बी एंटीबॉडी बनाता है और लिम्फोसाइट टी जो है यह ट्यूमर कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका ही है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, बताइए। देखिए मांसपेशी एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने इत्यादि काम में सहायता देती है। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को भी नियंत्रित करती है। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करता है। मांसपेशियाँ जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी भी हो जाती हैं, और यह केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ये जो है गलत दिया गया यहाँ पर, केवल हड्डी ही नहीं और भी मैंने आपको बहुत सारे कार्य इसके बताए हुए हैं। बाकी देखिए यहाँ पर बाकी सही है, मैंने जो भी बताया जोड़े में कार्य करती है, सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, तो ये तो है ही आपका। चलो उसके बाद देखिएगा कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सा है, ल्यूकेमिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। देखिए BPSC TRE 3.0 में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे, बिहार स्पेशल के पूछे गए थे, उन सबको मैंने अलग अलग सेशन में कवर कराया हुआ है। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बताइए उपकला कोशिका पाई जाती हैं, राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए उपकला कोशिका यानी कि यहाँ पर देखिएगा उपकरण ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जिसको कहते हैं, एक महीन और चिकनी झिल्ली होती है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि जीभ, वृक्कनली, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फेफड़ा, नाक, अग्नाशय इन सब में पाया जाता है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आंत ज्वर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंत ज्वर जो है यह किसको प्रभावित करता है, तो फ्रेंड्स यह प्रभावित करता है किसको, तो आंत को ही यह प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड और हैजा भी आंत को प्रभावित करता है। TB, प्लेग, निमोनिया ये सब फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। टिटेनस जो है, कोड़ जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और डिफ्थीरिया और काली खांसी जो है ये श्वास नली को प्रभावित करते हैं। देखिए कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। कौन सी इसमें से क्रिया जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है और ऑक्सीजन
मुक्त होती है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे इसमें से कौन से हैं? तो देखिए फर्न एक जो है अपुष्पक संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधे को कहते हैं हम लोग जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए जो है लिग्निफाइड टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए फर्न आपका संवहनी पौधा है, क्योंकि इसमें जो है लिग्निफाइड टिश्यू पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा जो है निम्नलिखित में से शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा जो है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का हरा शैवाल है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं अपना भोजन तैयार करता है। क्लियर? तो यह हरा शैवाल हरित शैवाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से शैवाल का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है? इसमें से देखिए शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो ये डाइटम है। डाइटम जो है एकल कोशिका वाला शैवाल है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये कांच से बने घरों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाइटम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा संघ जो है ये ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑर्थ्रोपोडा में आपका कौन कौन सा आता है? झींगा, केकड़ा, ये सब आता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण इसमें से कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से एक माइकोरिजल फंगी है और एक ब्लू ग्रीन शैवाल है। ये जैविक उर्वरक उदाहरण है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन या माइकोरिजिकल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, यानी कि 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। बैसिलस थुरिएजियंसिस जो है ये क्या है? तो एक प्रकार के यह जीवाणु है। इसका प्रयोग बीटी का कपास में प्रयोग किया जाता है, बीटी के कपास में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो यह आपका कौन सा है? अदरक है, ठीक है ना। अदरक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में होता है, आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 होती है। मानव शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 70% हो जाएगा। देखिए मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं बताइए, क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो देखिए एक तो सनबर्न होगा, मोतियाबिंद भी हो सकता है, त्वचा कैंसर होगा और त्वचा का मुरझाना होगा। यानी कि सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे जो है पृथ्वी से टकराती हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनमें से ये सारी समस्याएं हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुरकुमा लौंगा निम्नलिखित मसाले के किसका वैज्ञानिक नाम है? कुरकुमा लौंगा जो है ये किसका है फ्रेंड्स? ये हल्दी का है। यहाँ लौंगा देख के आप लौंग मत लगाइएगा, गलत होगा। हल्दी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कुरकुमा लौंगा ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा यहाँ पर देखिए जीरा का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? क्यूमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है ना। क्यूमिनम साइमिनन होगा। लवंग का क्या होगा? तो लौंग का होगा, लौंग का क्या होगा? सीजिगियम एरोमेटिकम। लौंग का होगा सीजिगियम एरोमेटिकम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत होती है बताइए। सोच समझ करके आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं और प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डी होती है। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डी की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों का लगभग 50% है, क्योंकि 206 का, तो यहाँ पर 50% लगभग में पूछा जा रहा है। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा जो होता है यह किसके कारण होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है ना। पेलाग्रा रोग में क्या होता है? दस्त होता है, त्वचा रोग, भ्रम होने की स्थिति, ये सब होता है। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जीरोप्लेथैल्मिया होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। साइनोकोबालामिन आपको पता है यह किसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स यह विटामिन B12 का है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन पूछा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये विटामिन के है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, शरीर में खून का थक्का जो है धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो ये आपका विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका भी करेक्ट आंसर आपका विटामिन के ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। फ्रेंड्स 200 से अधिक प्रश्न है, लगभग 250 प्रश्न है, इसीलिए सेशन हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अन्यथा सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। बताइए कौन सा विटामिन जो है इसमें से ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विटामिन D2 को कहा जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। और विटामिन D3 को क्या कहा जाता है, विटामिन D3 को कहा जाता है कोली कैल्सीफेरॉल, कोली, और बाकी यहाँ पर देखिए कैल्सीफेरॉल, इसको कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D3 को, और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बताइए। तो विटामिन ए जो होता है भंडारित, यह लिवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से मैंने बताया है रतौंधी या फिर जीरोप्लैथेलमिया नामक रोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। देखिए टोकोफेरॉल बेरी गलत दिया गया है। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और आपको पता है कि बेरी विटामिन बी या B1 की कमी से होता है, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत दिया गया है, सुमेलित नहीं है। बाकी सारे रेटिनॉल, विटामिन ए, जीरोप्लैथेलमिया मैंने आपको बताया था, साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है, चूँकि ये सारे के सारे सही सुमेल है। यहाँ पर देखिए विटामिन B1 में संतरा, आपको पता है, आप कहेंगे विटामिन सी होता है, लेकिन जी हाँ, सी के साथ साथ इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन B1 भी पाया जाता है, इसलिए ये भी सही है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, ये भी सही है। विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, और विटामिन के अल्फा, ये सारे के सारे सही हैं। सही सुमेल नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे सुमेल हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है। मैंने आपको बताया था विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका जो नाम है रासायनिक, ये साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, बताइए। तो राइट आंसर इसका होगा लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 लीटर होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन जो है यह एक एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रकार का यह स्तनधारियों में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है ना, जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा होता है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है, न कि एंटीबायोटिक। चलिए हेपेटाइटिस बी जीवाणु का उद्भव काल होता है, हेपेटाइटिस बी, बताइए। विषाणु, नॉट जीवाणु, विषाणु, वायरस। ठीक है ना, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो इसका जो उद्भव काल होता है, इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यह आपका 75 दिनों का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिन होती है। तो यहाँ पर देखिए 30 से 180 दिन राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, यानी कि एक्सपायरेशन के समय। तो इस समय क्या होता है, गुंबदकार हो जाता है। ठीक है ना, इस समय क्या होता है, गुंबदकार हो जाता है। क्लियर। चलिए निःश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदकार हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए गुंबद का राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? कौन सी गैस जो है इसमें से एक वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? यह गैस कौन सी है फ्रेंड्स, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, कौन सी गैस है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, कौन सी गैस है यह? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर सबको कमेंट करना है, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें से ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? जैविक नियंत्रण के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? गम्बूसिया मछली जो है ना, इसी का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है ना। गैम्बूसिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गैम्बूसिया मछली है एक तरह की। देखिए विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही स्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है ना, यह इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन करना है, क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परिवहन होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। देखिए जो आपका ट्रांसफ्यूज़न है, आदान है, इसमें रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो रक्त का प्रकार तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो आरएच फैक्टर होता है ना, आरएच फैक्टर, ठीक है ना, आरएच फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आरएच फैक्टर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आरएच फैक्टर, आरएच कारक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आरएच फैक्टर जो है इसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस बंदर के रक्त में किया था। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये सब आप पहले से भी जानते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? ये जंतु है, यहाँ पर जंतु बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? केंचुआ हो जाएगा। ये केंचुआ है, ठीक है ना, ये केंचुआ है, इसको आप केंचुआ बना लीजिएगा, ठीक है ना। केंचुआ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापा किससे जाता है, बताइए। मनुष्य का औसतन रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये मापा जाता है आपके स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। चलिए वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, बताइए। देखिए वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, आप जानते हैं, और इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। और मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील कर देता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है, 1200 सीसी, ठीक है ना। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकता शब्द जो है यह अनुवांशिकी को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अनुवांशिकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है और अनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण होता है। चलिए इंसुलिन क्या है? तो मैंने बताया था इंसुलिन एक हार्मोन भी है और एक तरह का क्या है? प्रोटीन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन दिया गया है और एक हार्मोन भी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है इसमें से? देखिए इंसुलिन आ गया ना, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन भी है, ठीक है ना। इंसुलिन आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, लैंगरहैंस की बिट्टा कोशिका से, ये सब आप जानते हैं। चलिए महिला सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आप देखेंगे तो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन ये महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन इस तरह से कुछ लिखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यह आपको भी पता होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन किस में होता है? तो फ्रेंड्स ये थायरॉक्सिन में होता है, थायरॉक्सिन में होता है हार्मोन आयोडीन, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है।
और शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह आपके मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है इसमें से, ठीक है ना, पेनिसिलिन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अच्छा पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई, यहाँ पर देखिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है बताइए? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलेंगे, फुल फॉर्म होता है। और इसमें किसका प्रयोग नहीं होता है बताइए? एमआरआई के द्वारा शरीर के अंगों का चित्र तैयार करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें चुंबकीय अनुनाद यानी कि जो टोमोग्राफी है, एमआरटी भी कहते हैं इसको, चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी, एमआरटी भी कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक्सरे और गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, तो इनका उपयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व जो है मुख्यतः प्राप्त किससे करते हैं? तो ये मिट्टी से करते हैं, मृदा से करते हैं, ठीक है ना। मृदा से जो आपका मिनरल न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व जो होता है, ये आपका मिट्टी से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है बताइए? तो फ्रेंड्स ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, ये पाया जाता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, यानी कि बाई प्रोडक्ट इसका क्या है बताइए? इसका उप उत्पाद जो है यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होगा। चलिए सौर ऊर्जा एटीआई में बदलती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बताइए? एटीपी में बदलती है। ये पी बना लीजिए, आई नहीं पी होगा, एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस कह सकते हैं, मैंने बताया था पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चलिए भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है किस में? बीज में। और अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है, तो यहाँ बीज राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है बताइए? तो इसमें से देखिएगा, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ई होगा। क्यों इसमें से होगा ऑप्शन ई? तो देखिए सल्फागुआडिन जो है यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, और क्लोरैम्फेनिकोल जो है यह भी एक प्रकार का ये आपका एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टाइफाइड और कालरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कालरा जो होते हैं ये जल जनित रोग हैं, तो यहाँ पर देखिए जल जन रोग राइट आंसर होगा इसका। देखिए मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा मुख्य रूप से लीवर प्रभावित होता है। लीवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लीवर करेक्ट आंसर यकृत होगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। अस्थि मज्जा, यहाँ पर देखिए अस्थि मज्जा भी दिया गया है। साथ ही साथ देखिए प्लीहा में स्प्लीन में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है। तो स्प्लीन भी यहाँ पर दिया गया है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। ओंकोजीन संबंधित है, तो एक तरह का कैंसर रोग है, तो यहाँ पर देखिए कर्क रोग से राइट आंसर हो जाएगा ओंकोजीन, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लाइपेज का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। रक्त के संचलन में मदद कौन करता है, तो फ्रेंड्स ये लाल रक्त कणिका करता है, जिसको कि हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों में हरे रंग का कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, और मैग्नीशियम के अलावा क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। कैल्शियम इसमें नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए बीसीजी का जो टीका है वैक्सीन, इसका इस्तेमाल किसकी रोकथाम में किया जाता है। बीसीजी का टीका का इस्तेमाल बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, जिसको बोलते हैं बीसीजी, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, इसका इस्तेमाल जो है क्षय रोग में किया जाता है, यानी कि टीबी में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ल्यूकेमिया, जिसको कि रक्त कैंसर बोलते हैं, इसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। ल्यूकेमिया में, रक्त कैंसर में, तो देखिए रक्त कैंसर में कोबाल्ट 16 का भी प्रयोग किया जाता है और फास्फोरस P32 का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक साथ देखिए यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि कोबाल्ट होगा, बहुत लोग कहेंगे कि P32 होगा, दोनों होगा। चलिए थोड़ा सा डीप गहन अध्ययन करिए। तीव्रता एवं प्रत्युक्तता के आधार पर जो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसके उपचार भी करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है जो उत्पन्न भी कर सकता है और स्वयं उपचार भी कर सकता है, तो ये आपका आयनीय विकिरण है। आयनीय विकिरण यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, आयनीय विकिरण करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है इसमें से कौन सा है, बताइए। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है और यह सहज कार्यों को नियंत्रित करती है, इसीलिए सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम, सिंपल सा क्वेश्चन है, तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन करता है, एक मिनट रुकिए। शरीर का तापक्रम, हाँ हाइपोथैलेमस राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। देखिए ये भी प्रश्न है सेम, 64वीं में पूछा गया 2018 में, और ये देखिए 2019 में पूछा गया है। हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित। देखिए लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो फ्रेंड्स यह जीन के ब्लेंडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के सफलिंग से भी होता है। तो तीनों यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिएगा डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स डीएनए को अंतः पात्र में जो है किसने बनाया था, तो आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम बनाया था। आर्थर कोनबर्ग यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये आपके स्वीडन के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन को दिया गया था सन 2000 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए कौन सा दिन जो है मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये जीव माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। चलिए अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो अधिकतर होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण प्राय नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो फ्रेंड्स जो वायरस होते हैं ना, विषाणु,
विषाणु के कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका विषाणु होगा। उसके बाद देखिएगा कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो फ्रेंड्स ये आपकी एड्स के लिए है, HIV के लिए है, ठीक है ना, आह्वान। और यह शुरुआत हुआ था 2003 में इसकी, ठीक है ना। तो HIV एड्स के लिए है। चलिए डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, देखिए डॉक्टर कब किसी को मृत घोषित करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि नाड़ी गति अगर बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई भी प्रतिक्रिया न हो, तो इस कंडीशन में तो उपयुक्त सभी तीनों एक साथ जब मौजूद हो तभी होगा ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो है ये क्या था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और ये दक्षिण अफ्रीका के ये सर्जन थे, ठीक है ना, इन्होंने ही किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था इन्होंने हृदय का दक्षिण अफ्रीका में। चलिए उसके बाद देखिए जीवाणु की खोज किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किया था किसने, लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लीवेनहॉक ने किया था। चलिए और विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था। टीकाकरण की खोज किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आप आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया के द्वारा इसको जो है उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, किसको, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को। चलिए उसके बाद देखिए कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है, कणीय तत्व जो है फ्रेंड्स ये जो कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर हैं, बताइए, ये वायु प्रदूषक होते हैं, ठीक है ना, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कण और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। देखिए समवनी पौधे में पानी ऊपर किसके जाता है, पानी जाता है जाइलम के द्वारा और भोजन का संवहन होता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पर तो लगभग 37 डिग्री मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का वर्ग ग्रुप होता है। सर्वदाता यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है, यूनिवर्सल डोनर है यह, और यूनिवर्सल रेसिपिटर सर्वग्राहिता जो है ये AB है। चलिए उसके बाद देखिए सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह यानी कि जो आपका यूनिवर्सल आप कह सकते हैं एक्सेप्टर है, तो ये आपका AB है, स्वीकार सबका यह ले लेगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। हड्डी की पढ़ाई जो होती है ये होती है आपके ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। चलिए ऑस्टियोलॉजी होगा। और यहाँ पर देखिए सेरोलॉजी जो दिया गया है, सेरोलॉजी यहाँ पर देखिए सेरोलॉजी, इसके अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ओरोलॉजी है, ओरोलॉजी के अंतर्गत जो होता है ये पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। तो देखिए मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद रहती है, तो फ्रेंड्स यह अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो फ्रेंड्स 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो देखिए टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें से देखिए 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो हैं केवल 1 बार ही होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में वैसे पाई जाती हैं 22 अस्थियां, ठीक है ना। और मनुष्य के सिर में पाई जाती हैं 29 अस्थियां। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसका ई राइट आंसर होना चाहिए था।
आप लोग ज़रा कमेंट करके इसको बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग एक बार इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए मनुष्य के जो आपके खोपड़ी है ना, उसमें 22 हड्डी होती है, और जो आपका खोपड़ी के बाद बात करते हैं जो मनुष्य की सिर होती है, तो सिर में 29 हड्डी पाई जाती है। और देखिए सिर में 29 हड्डी देखिए क्यों होता है, तो कपाल में 8 हड्डी होता है। उसके बाद आपका जो चेहरा है, फेस है, उसमें 14 हड्डी होता है। उसके बाद आपका जो कंठिका है, ठीक है ना, उसमें 1 हड्डी होता है, और कान में 6 हड्डी होता है। तो इसको जोड़िए तो 29 हड्डी, ये पूरा सिर में 29 हड्डी होता है, और खोपड़ी में 22 हड्डी ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी जो होती है ठोस होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, तो ठोस होती है, ध्यान रखिएगा, ठोस होती है। तो यहाँ पर ठोस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग में। तो देखिए 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो ये 20 वर्ष जो है इसमें वयस्कों में आपको पता है कि 206 हड्डी है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो। अवशेषी अंग है ये क्या होता है, तो देखिए यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाविहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा निक्टेटिंग पर्दा, कर्णपालिकी कर्णाभ मांसपेशियाँ और बर्म्यूफॉर्म अपेंडिक्स। इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है ये इसमें से कौन सा है, तो ये उत्तरदायी पदार्थ जो है ये एंजाइम है। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एंजाइम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और जो चर्म यानी कि जो स्किन है, चमड़ा है, उसको स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, कौन सा ये विटामिन है। तो आपको पता है कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर इसका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग जो है सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। इसी कारण विटामिन सी का यह घटिया स्रोत यानी कि पुअर सोर्स माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इल्यूनिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड है ये जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है, डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ है यह कौन सा है फ्रेंड्स, तो यह जल है, ठीक है ना। कोशिका में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, तो यहाँ पर देखिए जल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया जो है ये कहाँ पर होती है, बताइए। निषेचन की क्रिया जो होती है ये होती है अंडवाहिनी में। कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, अंडवाहिनी में होती है, ठीक है, याद रखिएगा अंडवाहिनी में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज इसमें से कौन सा माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज इसमें से आपका कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य, ठीक है ना। क्रो-मैग्नन आधुनिक मनुष्य से मिलता जुलता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विकास का मुख्य कारण क्या है। विकास का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए विकास का मुख्य कारण जो है फ्रेंड्स यह प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण है
याद रखिएगा प्राकृतिक वर्ण इसमें से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विकास का यह मुख्य कारण है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो देखिए कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण से जो है अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इनको पादप वर्ग में रखा जाता था लेकिन अब नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए पर्णहरित करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए शैवाल और कवक के मिलने से, किनके किनके, तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। एक प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं, कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है म्यूटियलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको म्यूटियलिज्म बोलते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है जो स्वयं तथा कवक घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराता है, तो इसको हम लोग म्यूटियलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु यह एक बेलनाकार संरचना है और यह मेडुला ऑब्लंगेटा से प्रारंभ होकर के कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ मेरु रज्जु से निकलती हैं, 31 जोड़ी, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए विकास का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसमें से देखिए, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होगा। ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होगा। और अभी मैंने एक और इसी तरह का प्रश्न मिला था, अभी हम लोगों ने इसको किया था कि प्रश्न क्या था, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो कारक जो है ना ये प्राकृतिक वर्ण है और यहाँ पर कारण जो है ये पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम। देखिए फ्रेंड्स, फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन के द्वारा जो है पकता है। एथिलीन जो है एक तरह का पादप हार्मोन है और एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों के पकाने में सहायक होता है। तो देखिए एसिटिलीन से भी पकाया जाता है, हालांकि इस पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है, और एथिलीन से भी पकाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका मिलेगा बीजों से भी और तना काट से भी, दोनों से मिलता है, तो इसलिए इन दोनों से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स पानी मिट्टी से जड़ों में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। देखिए जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है ना, इसी कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो जहाँ जीव रहता है उस सटीक स्थान को हम लोग बोलते हैं आवास। उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट, यानी कि आवास बोलते हैं। जो एक्चुअल लोकेशन है उसको हम लोग आवास बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक दूसरे को पहचानने की। तो देखिए आपको याद होगा कि लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियाँ होती हैं, और ये दृष्टि होती हैं, आवाज़ होती हैं, स्पर्श होती हैं, और अपने गंध द्वारा सूचनाओं का ये आदान प्रदान करते हैं। हालांकि मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, भोजन की दिशा को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर है एक दूसरे को पहचानने के लिए। तो एक दूसरे को ये गंध से पहचानती है, लेकिन भोजन के स्रोत की दिशा और उस स्रोत को बताने के लिए ये लोग नृत्य मुद्राएं करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को पहचानने के लिए ये गंध का इस्तेमाल करती हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु
होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए, मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपके रक्त में पाया जाता है। और मायोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में आपको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? खून शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डायलिसिस राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है बताइए? तो देखिए, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन बताया था मैंने कि एक तरह का हार्मोन भी है और एक प्रोटीन भी है, और इसका मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसी की कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है और मधुमेह हो जाता है। देखिए, एड्स जो है यह निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है यह निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है बताइए? तो ये वायरस से होता है। HIV वायरस जो है इसका HIV, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, तो ये विषाणु से होता है। चलिए, उसके बाद देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया है, यह डिजीज एड्स है। चलिए, उसके बाद देखिए, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है। तो देखिए, निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर सकता है, और यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कॉक इन सब के माध्यम से भी हो सकता है। तो यह आपका फेफड़ों का हो जाएगा। चलिए, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। कारण क्या है इसका? स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि स्त्रियों में 2 यानी कि XX क्रोमोजोम लिंग निर्धारण क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से एक X जो है वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X जो क्रोमोजोम है उसे संतुलित कर देता है। इसी तरह से महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती हैं, जबकि पुरुष जो है इस रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनमें केवल एक X क्रोमोजोम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है ये कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो होती है फ्रेंड्स, एस्पिरिन बताइए, ये आपका एक तरह का ज्वर नाशक यानी कि वेदना निवारक का काम करती हैं, और इन दवाओं को विलो वृक्ष, एक तरह का वृक्ष है विलो वृक्ष, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो एक पेड़ से एस्पिरिन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक है यह। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थायमिन की। तो देखिए, थायमिन जो होता है यह विटामिन B1 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, विटामिन B1। तो ये स्कर्वी नहीं होगा, स्कर्वी जो होगा ये विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है ATS। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि BCG का टीका देख लीजिए, टिटनस में भी नहीं होता है। ठीक है, BCG का टीका जो है आपका ये BCG का ये आपका क्षय रोग में दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्लोरोक्विनिन, यहाँ पर देखिए मलेरिया दिया गया है, ये आपका सही है, ये भी आपका गलत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरोक्विनिन मलेरिया सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलो, उसके बाद देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे आप? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होगा? तो ये उर्वरक जो है ये नाइट्रोजन है। कौन सा उर्वरक है फ्रेंड्स? ये नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो कि कहाँ पर मिलता है? नाइट्रोजन यूरिया में मिलता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, और यह प्रकाश संश्लेषण को यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हो जाएगा। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए?
तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। देखिए, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे जो होते हैं यह मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो फ्रेंड्स ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ये कीटभक्षी पौधे उगते हैं। और ये कीटभक्षी जो होते हैं ये कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं 9/12/2023 को। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्यू हीमोग्लोबिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो लेग्यूमिनस पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, लेग हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है और यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए लेग हीमोग्लोबिन राइट आंसर होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है यह आपका पुष्प होता है पौधे का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में ही परागन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है, बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है, इसलिए यहाँ पर पुष्प राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान दिया गया है में भी मदद करता है। तो जो पौधे का तना है ये सभी हिस्सों में भोजन यानी कि पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने और जो पोषक तत्व हैं उनके भंडारण में मदद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका भोजन के भंडारण में भी मदद करता है, ठीक है। और यह पौधों की पत्तियाँ, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक से अधिक वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है ये कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है ये कौन सा है? सिकोआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पूछा जाएगा तो वुल्फिया है। वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए एस्पिरिन क्या है? तो अभी मैंने बताया था ना, एस्पिरिन एक क्या है फ्रेंड्स? एंटीबायोरेटिक है। अभी मैंने आपको बताया था एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन एंटीबायोरेटिक है और ये जो आपका ज्वर जो होता है, ज्वर को हरने में या फिर वेदना निवारक का भी यह काम करता है। और यह आपका एस्पिरिन जो है ये बिलो वृक्ष के छाल से जो है ये प्राप्त होता है, मैंने आपको अभी बताया भी है इसके बारे में। चलिए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होगा? बात यहाँ पर अधिकतम प्रोटीन की आई है, न कि केवल प्रोटीन की। वैसे तो प्रोटीन आप देखेंगे तो सब में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अधिकतम प्रोटीन जो होगा यह आपका किस में होगा फ्रेंड्स? तो ये सोयाबीन में होगा। चलिए उसके बाद देखिए तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट। तो तना काट जो है ये गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गन्ना में होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प, अभी सबसे बड़ा हमने क्या देखा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष मैंने सिक्वाया बताया है। अब आ गया सबसे बड़ा पुष्प, तो ये रेफेलसिया है। इसको आप याद रखिएगा, रेफेलसिया राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? देखिए हरगोविंद खुराना को जो है जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है, लाफिंग गैस है, वो कौन सी है? तो आपको पता है लाफिंग गैस के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स जो है फ्रेंड्स यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। उसके बाद देखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉल्फिन को रखा जाता है स्थानीय वर्ग में, ठीक है ना, डॉल्फिन को स्थानीय वर्ग में रखा जाता है। देखिए प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, यह रोग कौन सा है?
तो फ्रेंड्स यह रोग जो है ये टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है। ठीक है, ये 1995 का प्रश्न है। क्लियर। और टीबी में जो है आपको पता है कि मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। रात के समय सलाह दी जाती है कि आप पेड़ के नीचे नहीं सोएं। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण एक ही है कि रात के समय क्या होता है, पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। वैसे तो ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका होगा। देखिए निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। सबसे मीठी चीनी जो है ये कौन सी है? तो सबसे मीठी फ्रुक्टोज है। ठीक है ना, फ्रुक्टोज यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रुक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शर्कराओं में सबसे मीठी है, फिर से ये प्रश्न आ गया, तो राइट आंसर इसका वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, फ्रुक्टोज यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी टीआरई में प्रश्न यह पूछा गया है। बताइए वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो है कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह एमाइलेज है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है या एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील एरिया जो है, क्षेत्र जो है ये कौन सा है? कड़वाहट के लिए, तो कड़वाहट के लिए जो है ये आपका पीछे का भाग हो जाएगा। मानव जीभ का अग्र छोर मीठा, पश्च भाग कड़वा, पार्श्व किनारा खट्टा और अग्र छोर और किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पार्श्व भाग यानी कि पीछे का भाग। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर पौधा है। मटर का पौधा जो है ये क्या है? तो मटर का पौधा बताइए। मटर जो है ये शाक कुल का है, एक द्विबीजपत्री पौधा है और मटर रबी का भी फसल है, ये सब आप जानते भी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन है? तो फ्रेंड्स यह हार्मोन जो है यह कौन सा हार्मोन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी जो है यह किसकी कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स यह होती है आयोडीन की। ठीक है ना, तो यहाँ पर आयोडीन राइट आंसर इसका हो जाएगा, आयोडीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ग्वाइटर नामक रोग होता है, ये आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देखिए जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? तो देखिए जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तो हम हैं द्वितीयक या गौण उपभोक्ता। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए इसमें से किस में होगा? तो गाजर से उपलब्ध होता है विटामिन ए। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए हमें कैरोटीन से भी प्राप्त होता है, तो ये आपको पता भी है। चलिए चेचक का टीका कहाँ से बनता है? चेचक का टीका जो है कहाँ से बनता है? तो भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमानियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके विकसित किया गया है। ठीक है ना, और यह टीके जीवित छीणकृत रूप में उपलब्ध है, तो यहाँ पर आप भेड़ से लगा सकते हैं, भेड़ों से और बकरी से। चलिए मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मच्छर जो है मादा एनाफिलीज है, पैरासाइट वाले मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैरासाइट राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशी का उपयोग से उन्नति होती है, तो किसकी होगी? अर्थनीति की। ठीक है ना, अर्थनीति की। उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसल और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं और ये उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इनसे जो होगा आपका अर्थनीति राइट आंसर होगा। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं?
तो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती हैं नवजात शिशु को, बताइए। तो इसमें से 1 साल यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, बताइए। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी होगा, ठीक है ना। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है, और जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने और सेलुलर और आणविक प्रक्रियाओं के उपयोग करती हैं जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से खाली स्थान दिया गया आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से कौन से जो है आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आपका कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली है, राइट आंसर यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ेगा वो आपका टेंडन है, यानी कि कंडरा है, ठीक है ना। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लिगामेंट किसको जोड़ता है? जरा कमेंट करके आप बताइए। फूल का डैश जो है खाली स्थान दिया गया फल बनता है। तो फूल का जो है कौन सा फल बनता है? फूल पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है ना। और फूल में बाह्य दलपुंज, पुमंग, जांग ये सब पाए जाते हैं। इसमें पुमंग जो होता है ये नर जननांग का भाग है, जबकि जायांग जो होता है ये मादा जननांग का भाग होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये अंडाशय करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होता है और दूसरा वैज्ञानिक नाम यानी कि विशिष्ट नाम होता है। तो इसमें से देखेंगे राना टिग्रीना जो है ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? जो संक्रामक डिजीज हैं, रोग हैं, इनका सामान्य कारक जो होता है ये कौन सा है? तो ये मक्खी होता है, ठीक है ना। मक्खी जो फ्लाई होते हैं, मक्खी राइट आंसर होगा, मक्खी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, गाजर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़, जो कंधा है हमारा, डैश में भी पाया जाता है, बताइए। देखिए इसमें जो है कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से खाली स्थान दिया गया हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो यह आपका तापमान को नियंत्रित करने के लिए त्वचा जो है यह सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, त्वचा, ठीक है। चलिए उसमें देखिएगा किसमें परिवर्तन के कारण रंग खुलते हैं या बंद होते हैं? रंग खुलते हैं या फिर बंद होते हैं? तो ये होते हैं किसके? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ठीक है ना। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, देखिए दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्र में स्थानांतरित भी होता है, जिससे रक्षक कोशिका फूल जाती है और परिणाम स्वरूप रंग छिद्र जो है, ये रंग जो है छिद्र जल में चला जाता है और रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती हैं। इसीलिए यहाँ पर होगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। चलिए उसके बाद देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान दिया गया तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है ये लाल और नीले रंग के, ठीक है ना, लाल और नीले रंग के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता है बल्कि परावर्तित हो जाता है और इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लाल और नीला यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सही नहीं पूछा गया है। तो आप यहाँ पर जब ऑप्शन बी में देखेंगे, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये पेड़ नहीं, झाड़ी होती हैं, ये पेड़ नहीं होता है। ये जो होता है आधार के पास शाखाओं का मोटा कठोर तना, ये झाड़ी होता है, पेड़ नहीं होता है, झाड़ी होता है। इसीलिए ये वाला सही नहीं है, बाकी ये सब सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो खमीर का उपयोग जो है ईस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शराब राइट आंसर होगा। देखिए उसके बाद देखिए सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाता है, जिसका कारण क्या है फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, जिसमें पौधे के रंगों के माध्यम से जलवाष्प की हानि शामिल होती है, और पौधे से जलवाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति का योग्य बनाता है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा है इसमें से, तो यह आपका डीएनए है और आरएनए दोनों की उपस्थिति है, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट का एक यह लक्षण है जो कि उसे स्व प्रतिकृति का योग्य बनाता है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, ज्ञात करने की प्रक्रिया, यह कहलाती है जीन मानचित्रण। ठीक है ना, इसको हम लोग जीन मानचित्रण बोलेंगे, और इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है, जीन मानचित्रण। चलिए उसके बाद देखिएगा, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती हैं, मातृ कोशिका पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस और लिवरवर्ट आते हैं, याद रखिएगा मॉस और लिवरवर्ट आते हैं, ये प्रश्न बन सकता है मॉस और लिवरवर्ट। और ब्रायोफाइटा को जो है, ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट पढ़िए, ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। लीची का जो खाद्य भाग है, खाने योग्य भाग है, वो कौन सा है, तो लीची में जो होता है आपका ये एरिल राइट आंसर होगा, एरिल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, एरिल राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर का, बीपीएससी टीआरई का प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जानवर क्या कहलाता है, इसको हम लोग कार्निवोर कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, ये सब बीपीएससी स्कूल टीचर का है, बीपीएससी टीआरई का है। ठीक है, लैक्टियोल जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियोल जो होता है, लैक्टियल्स, ये लसिका वाहिका हैं, जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है, और इसका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाली पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा का अवशोषण करना है। तो यहाँ पर वसा अवशोषण होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। देखिए बीपीएससी टीचर का यह प्रश्न, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पादप कारिकी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, ट्रैकोमा रोग संबंधित किससे है, तो आपको पता है ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है, ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि देखिए प्रश्न बीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसमें गांठ और पर्व होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। ठीक है ना, सूखा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सी ग्रंथि दोनों है, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, ये ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये ग्रंथि अग्नाशय है, अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका कारक जो है ये आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है, ऑस्मेटिक दाब है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑर्थिनोलॉजी अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ये ऑलरेडी बीपीएससी पूछ लिया है ऑस्टियोलॉजी। चलिए मृत जीवों के अपघटक हैं, मृत जीवों के अपघटक जो होते हैं इसमें से आपके जीवाणु भी हैं। ठीक है ना, और कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा, जीवाणु कवक दोनों आते हैं। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः क्या होता है कि फेफड़ों के नीचे स्थित डायफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो यहाँ पर चपटा राइट आंसर होगा। देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, बताइए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का जो प्रकार है यह आपका लिम्फोसाइट है।
लिम्फोसाइट है, याद रखिएगा लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए पौधे में आपका प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन से हैं इसमें से? तो ये जो खोज किया था ये गार्नर और एलार्ड ने किया था। पौधों के द्वारा प्रकाश की अवधि और समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्ति कालिता बोलते हैं। तो गार्नर और एलार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन तो ऑप्शन में दिया है क्या? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है और इसका उपयोग रक्त से पानी, आयन और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट पदार्थों को जो है निस्यंदित करने, ये सब में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टैकीकार्डिया में हृदय गति होती है। टैकीकार्डिया में हृदय गति होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होती है टैकीकार्डिया में हृदय गति, यह आपका हो जाएगा तेज हो जाती है। ठीक है, देखिए टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय टर्म है, शब्द है। जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है और चिकित्सा विज्ञान में इसी ही टैकीकार्डिया कहा जाता है और इसमें जो है हृदय की गति तेज हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं। जो कोविड के टीका हैं तो ये जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? जीभ के स्वाद जो होते हैं आपको पता है कि कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, उमामी, ये जीभ के स्वाद होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आप मसालेदार और तीखा, ये जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, ये जीभ के स्वाद होते हैं, ये नहीं है। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर 4 और 7 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा एनोरेक्सिया जो है, एनोरेक्सिया यह आपकी एक तरह की विकार किससे है बताइए? तो ये आपका बताइए राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आंसर बताता हूँ, 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्पेनिया जो है ये सांस की तकलीफ है और एनोस्मिया जो है ये गंध की आंशिक क्या पूर्ण हानि है। ये देखिए एनोरेक्सिया जो है ये खाने का एक तरह से विकार है, हम लोग कम खाते हैं इसमें। ठीक है, और इंसोमेनिया जो है ये नींद संबंधी विकार है। तो ये दोनों इसीलिए ये गलत दिया गया है और 3 और 4 यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से कौन सा कथन सही है ये आपको चुन करके बताना है। बताइए राइट आंसर, कथन पढ़िए फिर इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वार्म की 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सनिगाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होते हैं तो इस स्थिति को हम लोग न्यूरोसिस्टम देखिए सिस्टिस कार्सिस देखिए NCC इसको कहा जाता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि फिर से देखिए मिलान करना है यहाँ पर। तो मिलान करके यहाँ पर नीचे से आपको दिया गया है कि कूट में से आंसर चुनना है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। तो देखिए कपड़ा आपका यहाँ पर एक तरफ दिया गया है और एक तरफ उत्पत्ति दिया गया है। ठीक है, तो लिनेन जो होगा ये सन का पौधा होगा। ठीक है, जटा यानी कि कायर जो है, क्वायर ये आपका हो जाएगा नारियल का पौधा। ठीक है, उसके बाद मोहायर जो है ये आपका अंगोरा बकरी कहाँ पर दिया गया 4 में, और डाउन जो है ये आपका बतख और ग्रीज के पंख है। ठीक है, तो इसको मिलाइएगा। देखिए ऑप्शन डी में इसका मिलान सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं जो हैं ये मिलती हैं कहाँ पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो ये किसी भी देखिए शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि देखिए mRNA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। mRNA इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए
mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। पूरा का पूरा प्रश्न मैंने आपको बायोलॉजी का बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए साइंस वाला जो बायोलॉजी है कंप्लीट करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।